हेलो दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की। और क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर 4 तक कवर कर चुके हैं और आज हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 5। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। लिखा है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ये हम लोग पिछले कुछ चैप्टरों में इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। बाकी अदर जगह पर हमारे अनुकूल परिस्थितियां या फिर जलवायु ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे रह सकें। ठीक, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, अब ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो भूमि, जल, तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की ऐसी सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको भूमंडल की परिभाषा मिल गई। और अगला हमारा है गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 21% है और नाइट्रोजन 78% है। ऐसे ही हमारी अन्य गैसें भी और हैं जिनका परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे है एक दिया हुआ है पॉइंट, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक, ये वाला शब्दों की उत्पत्ति। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है कि ग्रीक भाषा में जो है क्या बोलेंगे हम लोग, लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इससे और अधिक शब्द बना सकते हैं? अब इसमें दिया हुआ इधर भूमंडल टॉपिक है हमारा। भूमंडल में कुछ चीज़ें इसमें समझाई गई है। लिखा, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। लिखा है कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर लिखा है कि क्या सभी भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे हम शून्य मानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी पृथ्वी को दर्शाया गया और छोटा कर दें ताकि आप लोग समझ सकें। अब इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, यहाँ पे हिंद महासागर है हमारा, ये हमारा इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। इंडिया हमारा एशिया का ही पार्ट है। ठीक, फिर आता है दक्षिण अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो ये इतना दिखाया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। अब लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा
भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसमें लिखा है जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक क्यों हो सकती है? फिर इधर लिखा है क्या आप जानते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो तबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की महिला थी जिन्होंने 23 मई को पृथ्वी पर कदम रखा था। ठीक, यही बताया गया है कि एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, एवरेस्ट पर कौन कब चढ़ा था। ठीक, वही चीज़ बताया गया है। अब हमारा है महाद्वीप। महाद्वीप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। फिर इसमें लिखा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक, फिर है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अगर यूरेशिया को हम लोग यहाँ पर अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यूरोप प्लस एशिया। वही चीज़ है जो यहाँ पे कहा गया है। लिखा है यूरोप एशिया का बहुत छोटा भाग है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप पश्चिम एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक, फिर है अफ्रीका हमारा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। फिर है अफ्रीका का चित्र देखिए, मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुववृत्त इनके किन भागों से होकर गुजरते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए यही है। एक सेकेंड, ये ठीक है, यही है। लिखा है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। और देखिए यहाँ पे एक जो इधर बगल में फिगर बना है 5.2, इसमें स्थल और जल संधि दिया है। स्थल संधि क्या है? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, ऊपर है हमारा उत्तरी अमेरिका, नीचे हमारा दक्षिणी अमेरिका। बगल में है जल संधि, पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल संधि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक, यहाँ पे भी एक चीज़ दिया हुआ है और इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है,
इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अगला हमारा है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। फिर लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला हमारा अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में ये है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। फिर है हमारा जलमंडल, ये जलमंडल। ठीक है, महासागर 97.5% है और आलवण जल तो है वो 2.5% मतलब पीने योग्य ये वाला। ठीक है, ये वाला पीने योग्य नहीं है। फिर लिखा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का 71% प्रतिभाग जल तथा 29% स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। फिर लिखा है कि जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में होता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसका परसेंटेज हम लोग बताए थे भी आपको, 2.5% था आलवण जल का जो हम लोग पीते हैं। इतना ही भाग हमारे लिए पीने योग्य है। ठीक, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। फिर अगला हमारा है महासागर। इसके पहले हम लोग ये वाला फिगर देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा हमको क्या दिख रहा है, एशिया है। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये हमारे महाद्वीप हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, फिर है महासागर। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला जो भाग है, ठीक, ये वाला इम्पोर्टेंट है हमारा पॉइंट। चलिए हम लोग अपना अगला स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, लिखा है प्रशांत महासागर सबसे बड़े महासागर हैं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। इसका आकार कैसा, प्रशांत महासागर का वृत्ताकार। ठीक है, वृत्त के आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है,
फिर अब अगला है हमारा अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है। इसमें यही चीज कहा गया है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा है। यह महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। फिर है कि यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वायुमंडल की विभिन्न परतें। सबसे पहले हमारा पड़ता है क्षोभ मंडल, फिर है हमारा समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। ठीक, ये हमारे मंडल दिए हुए हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, क्षोभ मंडल है हमारा, समताप मंडल, फिर उसके बाद है 2 पे, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर लास्ट वाला हमारा बहिर्मंडल है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है वायुमंडल हमारा टॉपिक है। लिखा है हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। फिर है यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग को पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इतना। ठीक, फिर लिखा है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों तथा पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है।
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायु है वो कैसे बहती है। ठीक, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। फिर हमारा टॉपिक है जीवमंडल। ये टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। इसके ऊपर एक फिगर बना हुआ था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैवमंडल, जहाँ पर जीवन संभव है हमारा, यहाँ पे हम लोग फिगर को अच्छे से समझ रहे हैं। वायुमंडल दिखाया गया, स्थल मंडल, जलमंडल भी है, बादल से बारिश हो रही है और जानवर भी बने हैं, पेड़ पौधे भी हैं, घर भी है, नदी भी है। ठीक, तो अब हम लोग जीवमंडल पर चलते हैं। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मानव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा वो लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही हम लोगों के लिए भी जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे आ जाते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के प्रमुख, इसमें हम लोगों ने भूमंडल के बारे में पढ़ा। फिर हमने इस फिगर के बारे में देखा कि हमारे कौन कौन से महाद्वीप हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि महाद्वीप, फिर इसमें हम लोगों ने देखा छोटा कौन है, बड़ा कौन है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हमने देखा। फिर हमने जलमंडल के बारे में पढ़ा और फिर हमने जो है महासागर के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा है जीवमंडल के बारे में। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है यहीं पे। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। भूमंडल है, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो ये हमारे महाद्वीप हैं 7 प्रमुख, तो हम इनके नाम जानते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप,
नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 5 है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 6 हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नंबर 7 है हमारा अंटार्कटिका। सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। ठीक है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक। फिर है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो वायुमंडल की विभिन्न 5 परतें हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा क्षोभ मंडल जो पृथ्वी सतह के सबसे नज़दीक है। फिर है समताप मंडल, तीसरी है हमारी मध्यमंडल, चौथी हमारी आयन मंडल और 5वीं हमारी बहिर्मंडल जिसको हम लोग वायुमंडल भी कहते हैं। फिर लिखा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीली दिखाई देती है। ठीक, यहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा अधिकता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन सातवां, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा कि जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल आवश्यक है। ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सही पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो इसका होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो इसका आंसर होगा यूराल। ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो स्थल संधि के द्वारा। ठीक है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो हमारी नाइट्रोजन की 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है। थलमंडल। ठीक है। जलमंडल तो होगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में है। वायुमंडल भी नहीं होगा हमारा, एयर। लिखा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें फिल करना है हम लोगों को, तो इसका आंसर आप लोग सुनते रहिएगा। लिखा है खाली स्थान भरें। लिखा है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग ... प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सबसे गहरा भाग हम लोगों ने पढ़ा था मेरियाना गर्त। ठीक है, वही हमारा जो प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ... महासागर का नाम एक देश के नाम पर है। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीवमंडल। ठीक, यहाँ पर जीवमंडल फिल होगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहते हैं। यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा है। तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आओ कुछ करें। लिखा है विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें तथा उन्हें एक दूसरे के साथ चित्रखंड जिगशॉ पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अभियानों से चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखें। तो ये वाला आप लोगों को खुद से ही करना है। मैं ये लास्ट वाले का आंसर जो है बता देती हूँ। इसके लिए ये वाला जो है हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणें, तापमान तथा हवा की कमी
से बचाव के लिए पर्वतारोही क्या क्या ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सूर्य की किरणों से बचाव के लिए चश्मा ले जाना चाहिए, और कम तापमान से बचाव के लिए 20 से विशेष प्रकार के जैकेट होते हैं उसको ले जाना चाहिए। हवा की कमी से सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा है मानचित्र कार्य। तो इसको आप लोग, मैप मिलता है मार्केट में 1-2 रुपए का, उसको आप खरीद के इसको आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक। यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत तथा पनामा जल संधि। तो इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। एक फिगर यहाँ पे भी दिखाया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक सेकंड, वेट, ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप लोग देख सकें इसको। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना आप लोगों को, एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और ये देखिए, ये एशिया में क्या क्या हमको दिखाया गया है। एशिया में तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहाँ है हमारा, ये देखिए यहाँ एशिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हमारा एटलस है, सहारा मरुस्थल है, नील नदी है, और ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत भी है। यूरोप में हमारा क्या है, आल्प्स पर्वत है। फिर आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे क्या क्या है, अमेजन नदी है, एंडीज पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर रॉकी पर्वत है, ऑपलेशियन पर्वत है, ठीक। और इधर हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।